नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बरेली बवाल के एक आरोपी का एनकाउंटर, पैर में गोली मारकर पकड़ा। बरेली बवाल के बाद पुलिस प्रशासन का सख्त एक्शन जारी है। पुलिस ने मंगलवार को बवाल के एक आरोपी ताजीम का एनकाउंटर कर दिया। मुठभेड़ में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी। इसके बाद ताजीम को गिरफ्तार कर लिया। वहीं तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोहसिन तौकीर रजा के बड़े भाई मन्नानी मियां का दामाद है। मन्नानी का दूसरा दामाद सपा से पार्षद ओमान रजा है, जो फरार है। किसानों को मिलेगा मुफ्त सरसों बीज। कृषि विभाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। अयोध्या के किसानों को कृषि विभाग द्वारा मुफ्त सरसों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी अयोध्या निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि जनपद को शरदकालीन गन्ने के साथ राई सरसों की अंतः फसली खेती के लिए 4,555 18 हेक्टेयर क्षेत्रफल का लक्ष्य मिला है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य तिलहन उत्पादन में वृद्धि कर किसानों की आय बढ़ाना है। इरफान सोलंकी 34 महीने बाद रिहा, कानपुर रवाना। कानपुर से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 34 महीने बाद आज मंगलवार शाम जेल से बाहर आ गए। विधायक पत्नी नसीम सोलंकी बच्चों और सास खुर्शिदा बेगम के साथ उन्हें लेने के लिए महाराजगंज जेल पहुंची थी। शाम 6 बजे जेल का गेट जैसे खोला गया, नसीम और बच्चे इरफान की तरफ दौड़ पड़े। इरफान ने सभी को गले लगा लिया। रिहाई की खुशी में इरफान सोलंकी ने पत्नी से प्यार का इजहार किया। कार में पिछली सीट पर बैठी नसीम इरफान को अपनी तरफ देखने को बुलाने लगी तो उन्होंने प्यार का इजहार किया। जेल के बाहर इरफान के समर्थक मौजूद थे। समर्थकों ने नारेबाजी की। इरफान ने कार की सनरूफ से बाहर आकर कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की। यूपी में दंगा भड़काने की साजिश का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने देश विरोधी साजिश रचने वाले गैंग के मास्टरमाइंड मोहम्मद रजा को केरल के मल्लपुरम से गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले सोमवार को कानपुर, रामपुर, सोनभद्र और सुल्तानपुर से 4 आरोपी दबोचे गए थे। ये प्रदेश में मुजाहिद आर्मी बना रहे थे। एटीएस के मुताबिक मोहम्मद रजा इसका मास्टरमाइंड है। 5 आरोपी अपने अपने जिलों में दंगे भड़काने की साजिश रच रहे थे। ये सभी कट्टरपंथी पाकिस्तानी संगठनों से प्रभावित थे। देश में जिहाद करके हथियारों के बल पर शरिया कानून लागू करने की साजिश रच रहे थे। वाराणसी समेत 35 शहरों में जोरदार बारिश। यूपी में दशहरे से पहले एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। प्रदेश में 10 दिनों बाद आंधी बारिश का दौर शुरू हुआ है। कम से कम 35 जिले बारिश से तरबतर हो गए हैं। मंगलवार को लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, नोएडा, गाजियाबाद, गोंडा, मथुरा, हाथरस, बरेली, श्रावस्ती, इटावा और फर्रुखाबाद समेत कई शहरों में तेज बारिश हुई। श्रावस्ती में इतनी बारिश हुई कि सड़कें तालाब बन गईं। मंडियों में भी पानी भर गया। मथुरा में 2.5 घंटे हुई बारिश से सड़कों पर कार डूब गई। कृष्णानगर क्षेत्र में भाजपा विधायक पूर्ण प्रकाश के घर में पानी भर गया। विधायक के घर में 10 इंच तक पानी भरा नजर आया। हाथरस के कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। हापुड़ में रावण मेघनाथ के पुतले ढह गए। लखनऊ में दिन ही अंधेरा छा गया। बिजली गिरने से मथुरा, श्रावस्ती और कन्नौज में एक की मौत हो गई है। मिर्जापुर से धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड समेत 5 गिरफ्तार। मिर्जापुर में प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने वाले एक गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने अब तक 70 लोगों का धर्मांतरण कराया था। 500 अन्य लोगों को धर्मांतरित करने की तैयारी थी। गैंग का सरगना देवसहायम डैनियल राज तमिलनाडु का रहने वाला है। पीड़ित इंद्रासन शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ अहरौरा थाना क्षेत्र में केस दर्ज है। साथ ही गैंग की सक्रियता की जांच एसपी नक्सल ओपी सिंह को सौंपी गई है। त्योहारों पर फायर विभाग अलर्ट। मानक पूरे न मिलने पर लाइसेंस होगा। निरस्त दशहरा और दीपावली को देखते हुए फायर विभाग अलर्ट हो गया है। आतिशबाजी और पटाखों से आग लगने की आशंका को देखते हुए जनपद में चल रही छोटी बड़ी दुकानों और भंडारण स्थलों पर जांच शुरू हो गई है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में सभी फायर स्टेशन अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में चेकिंग कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को साफ हिदायत दी गई कि अगर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने दुकानदारों को आग बुझाने के लिए पानी और बालू की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने के निर्देश भी दिए। हनुमानगढ़ी के बाहर बेसन के लड्डुओं में रंग मिला रहे अयोध्या की हनुमानगढ़ी मंदिर में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में मिलावट मिली है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकानों से 30 सैंपल लिए थे। जांच रिपोर्ट आने पर 3 सैंपल फेल मिले हैं। जानिए सैंपल रिपोर्ट में क्या सामने आया। देसी घी में रेंसिडिटी बासीपन की मात्रा अधिक पाई गई। बेसन पीलापन बढ़ाने के लिए कृत्रिम रंग मिलाया गया। लड्डू कृत्रिम रंग मिलाए गए। दरअसल हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर 250 से ज्यादा दुकानों पर लड्डू और पेड़ा बिकता है। यहीं से खरीदे जाने वाले लड्डू और पेड़ा का हनुमानगढ़ी में प्रसाद चढ़ाया जाता है।
जोनल अधिकारियों के यहां अटके जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन, आगरा में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधी आवेदनों के निस्तारण में हीलाहवाली पर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने चारों जोनल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। चेतावनी दी है कि यदि समयावधि में जवाब नहीं दिया गया तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को संस्तुति की जाएगी। जिनकी लॉटरी नहीं निकली, 7 दिन में वापस होगा पैसा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से पॉम पैराडाइज आवासीय योजना के ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी फ्लैटों के लिए ई लॉटरी कराई जा चुकी है। लगभग 9,300 आवेदकों में से 120 के हाथ ये आवास लगे हैं। जिनको आवास नहीं मिल सका है, ऐसे लोगों की पंजीकरण धनराशि वापस की जाएगी। जीडीए अधिकारियों का दावा है कि 7 दिन में पैसा वापस कर दिया जाएगा। अगले 2 दिन कार्यालय बंद है, इसलिए शुक्रवार से यह प्रक्रिया शुरू होगी। प्रोसेस फीस के रूप में 1,000 रुपए की कटौती करने के बाद आवंटियों के खाते में धनराशि भेज दी जाएगी। ताजमहल के पास वाहनों से हटवाए जाति सूचक स्टिकर। आगरा में वाहनों पर लिखे जाति सूचक शब्दों को हटाने के लिए थाना पर्यटन पुलिस ने मंगलवार को अभियान चलाया। पर्यटन पुलिस ने अभियान के दौरान कई वाहनों से जाति सूचक शब्द को हटवाकर कई वाहनों का चालान भी किया। शहर में लगातार पुलिस हर थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर वाहनों से जाति सूचक स्टिकरों को हटाया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साइबर पुलिस ने ठगी के 8 लाख रुपए वापस कराए। गाजीपुर साइबर क्राइम थाने ने नौकरी दिलाने के नाम पर हुई धोखाधड़ी के एक मामले में पीड़ित के 8 लाख रुपए वापस कराए हैं। पीड़ित से कुल 16,05,000 रुपए की ठगी की गई थी। यह मामला 4 फरवरी 2025 को सामने आया था, जब दुल्लापुर थाना क्षेत्र के रामपुर पतारी निवासी रमेश यादव पुत्र स्वर्गीय राजदेव यादव के साथ साइबर धोखाधड़ी हुई। उन्हें नौकरी का झांसा देकर यह बड़ी रकम ठगी गई थी। आजमगढ़ में ड्रोन की अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। आजमगढ़ में लगातार मिल रही ड्रोन की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। जिले के ईएसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर जिले के प्रत्येक थाना क्षेत्र में लगातार चौपाल लगाकर आम जनमानस को जागरूक किया जा रहा है, जिससे ड्रोन से लोग भयभीत न हो। इस जागरूकता का मुख्य मकसद लगातार जिस तरह से ड्रोन को लेकर शिकायतें आ रही हैं और गाँव में लोग रात्रि जागरण कर रहे हैं, ऐसे में लोग डरे हुए हैं, इस डर को दूर करना है। एसीपी डॉक्टर अनिल कुमार का कहना है कि ड्रोन को लेकर जो भी लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका के एक ड्रोन की फोटो वायरल करने वाले लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। राम मंदिर में निर्माण कार्य अक्टूबर तक पूरा होगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। भवन निर्माण समिति चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने हाल ही में हुए बैठक में अक्टूबर के अंत तक मंदिर और उससे जुड़ी परियोजनाएं पूरी होने की बता कही है। पर कोटे में बनी तीनों लिफ्ट तैयार हैं और सभी 6 मंदिरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 25 नवंबर को मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण समारोह प्रस्तावित है, जिसके लिए श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भीड़ प्रबंधन हेतु सुग्रीव किला मार्ग और नया रास्ता तैयार है। साथ ही परिसर को हरियाली और फुलवारी से सजाने का काम भी तेजी से जारी है। भदोही में भाजपा नेता पर संपत्ति हड़पने का आरोप। भदोही में भाजपा नेता प्रियंका जायसवाल पर अपनी सास और ननद को प्रताड़ित कर संपत्ति हड़पने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित सास रेखा जायसवाल और ननद रूपाली जायसवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। मर्यादा पट्टी निवासी रूपाली जायसवाल और उनकी मां रेखा जायसवाल ने मुख्यमंत्री को भेजे प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि प्रियंका जायसवाल उन्हें उनके ही नाम पर बने मकान में रहने नहीं दे रही है। वे आए दिन धमकियां देती हैं, झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देती है। लखनऊ में गांधी जयंती पर ट्रैफिक डायवर्जन। लखनऊ में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर माल्यार्पण कार्यक्रम को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। राजधानी के कई मुख्य चौराहों और रास्तों पर गाड़ियों का आवागमन बंद रहेगा। ऐसे में लोगों को दिक्कत न हो, इसलिए वैकल्पिक रास्तों को तैयार किया गया है। एक कॉल पर होगी पुलिस कर्मियों की भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज। आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने शहर के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने आगरा पुलिस में नियुक्त पुलिस कर्मियों की भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 7839860813 जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर नागरिक सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि कोई पुलिसकर्मी किसी भी मामले में आपसे अनुचित धन या रिश्वत की मांग करता है तो आप इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी। कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा व पूर्व जिला अध्यक्ष अवनीश काजला के नेतृत्व में कार्यकर्ता देर शाम कमिश्नरी पार्क में एकत्र हुए। वे पैदल मार्च करते हुए
सिविल लाइन थाने पहुंचे और भाजपा प्रवक्ता पिंटू महादेव के खिलाफ फिर दर्ज करने की मांग की। केरल में एक टीवी डिबेट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता पिंटू महादेव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी है। इस बयान के बाद कांग्रेस ने पिंटू महादेव के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी FIR दर्ज करने की मांग की है। यह घटना 28 सितंबर में केरल मलयालम चैनल पर हुई। तो आज ही मैं राज्यसभा से इस्तीफा दे दूंगा। आगरा के गिजौली में तनाव के बीच दलित समुदाय से मिलने जा रहे सपा के 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने रोक दिया। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार के आश्वासन से संतुष्ट सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने गिजौली गांव जाना स्थगित कर दिया। सुमन ने प्रेस वार्ता के दौरान सुमन ने कहा, हम पुलिस आयुक्त के आश्वासन से संतुष्ट हैं, लेकिन गिजौली में दलित समुदाय पर अत्याचार हुआ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, गिजौली के दोनों पक्षों के गले मिलते हुए एक वीडियो प्रसारित किया, वह झूठ है, वहां कोई समझौता नहीं हुआ है। पुलिस ने डंडे के बलबूते दोनों पक्षों को गले मिलवाया। मंत्री और डीएम ने किया 301 कन्याओं का सम्मान। जौनपुर के प्राथमिक विद्यालय हरदीपुर में शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन मिशन शक्ति विशेष अभियान के 5वें चरण के तहत हुआ, जो 22 सितंबर से शुरू हुए 90 दिवसीय अभियान का हिस्सा है। कार्यक्रम में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण गिरीश चंद्र यादव और जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर 301 कन्याओं का विधि विधान से पूजन किया गया। उपस्थित अतिथियों ने विद्यालय की छात्राओं के पांव पखारकर उनका पूजन किया, उन्हें भोजन कराया और आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रावस्ती में लापरवाह अधिकारियों को नोटिस जारी। श्रावस्ती में डीएम ने आकांक्षात्मक जनपद कार्यक्रम ADP और आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम ABP के साथ साथ नीति आयोग द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यों की गहन समीक्षा की। इस दौरान खराब प्रगति वाले विभागों के प्रमुखों को कड़ी फटकार लगाई गई और लापरवाह अधिकारियों को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। वाराणसी में भोजपुरी स्टार पवन सिंह का कार्यक्रम कैंसिल। वाराणसी में गरबा डांडिया कार्यक्रम निरस्त हो गया। यह कार्यक्रम आज ही होटल डी पेरिस में होना था। इसमें भोजपुरी गायक पवन सिंह को इनवाइट किया गया था। इसके 4000 टिकट बिक चुके थे। शाम करीब 6 बजे लोग होटल पहुंचे। यहाँ पता चला कि कार्यक्रम कैंसिल हो गया है। इसके बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। आयोजक से टिकट के अपने पैसे वापस मांगे। इसको लेकर आयोजक से उनकी नोकझोंक हो गई। हंगामा बढ़ा तो मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, मगर लोग नहीं माने। इस दौरान पुलिस से भी लोगों की नोकझोंक हुई। 10,000 लाइटों से जगमग होगा विसर्जन यात्रा मार्ग। गोरखपुर में मूर्ति विसर्जन के लिए तैयारी जोरों पर है। सड़कों पर गड्ढे भरे जा रहे हैं, तारों को दुरुस्त किया जा रहा है। ऊंची मूर्तियों के आने से कोई खतरा न हो, इसको लेकर भी विशेष व्यवस्था की गई है। पूरे विसर्जन मार्ग और शहर में मिलाकर लगभग 10,000 अस्थायी लाइटें लगाई जा रही हैं। जिन मोहल्लों से ऊंची मूर्तियां गुजरेंगी, वहां थोड़ी देर के लिए बिजली काट दी जाएगी। मूर्तियों के गुजरने के बाद आपूर्ति बहाल हो जाएगी। इस बीच अंधेरा न हो, इसीलिए अस्थायी लाइटें लगाई जा रही हैं। इन लाइटों को जनरेटर से बैकअप दिया जाएगा। दावा है कि 1 सेकंड के लिए भी अंधेरा नहीं होगा। संभल नगर पालिका में सभासदों और लिपिक में विवाद। संभल नगर पालिका परिषद में मंगलवार को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने को लेकर लिपिक अरुण कुमार और 2 सभासदों गौहर व अनीस के बीच तीखी बहस हो गई। विवाद इतना बड़ा कि कुछ समय के लिए कार्यालय का कामकाज भी प्रभावित हुआ। जानकारी के अनुसार विवाद की जड़ जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया थी। सभासदों ने आरोप लगाया कि प्रमाण पत्र समय पर नहीं बन रहे हैं, जिससे जनता को परेशानी हो रही है। वहीं लिपिक अरुण कुमार ने कहा कि वे नियमों के तहत काम कर रहे हैं और उन पर अनुचित दबाव बनाया जा रहा है। मथुरा गल्ला मंडी में बारिश से किसानों की फसलें भींगी। मथुरा की गल्ला मंडी में मंगलवार को हुई मूसलाधार बारिश से किसानों की धान और बाजरा की फसलें भीग गईं, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। भाजपा विधायक पूरन विकास ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। मंडी के खुले चबूतरों पर रखी किसानों की उपज अचानक आई बारिश से पूरी तरह भीग गई। कई किसानों का अनाज पानी में डूबकर खराब हो गया, जिससे उन्हें आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। किसानों की समस्याओं को जानने के लिए भाजपा विधायक पूरन विकास खुद गल्ला मंडी पहुंचे। उन्होंने किसानों से बातचीत की, नुकसान का आकलन किया और उन्हें हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। पद्मश्री मोहम्मद शाहिद की पत्नी से मारपीट। वाराणसी में पद्मश्री मोहम्मद शाहिद की पत्नी ने जेठ पर मारपीट का आरोप लगाया है। दिवंगत ओलंपियन की पत्नी परवीन शाहिद ने कचहरी चौकी पहुंचकर शिकायत की है। दरअसल हाल ही में सड़क के चौड़ीकरण की वजह से मोहम्मद शाहिद के पुस्तैनी घर पर बुलडोजर कार्रवाई हुई थी। इस दौरान घर का कुछ हिस्सा ढा दिया गया था। उनका आरोप है कि घर में रखा सामान लेने पहुंचने पर शाहिद के बड़े भाई ने उनके साथ मारपीट
लखनऊ के शिवरी में निस्तारित होगा रसूलाबाद का कूड़ा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत लखनऊ नगर निगम और उन्नाव की नगर पंचायत रसूलाबाद के बीच मंगलवार को बैठक हुई। इसमें रसूलाबाद में स्वच्छता की मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। नगर निगम रसूलाबाद नगर पंचायत को ट्रेनिंग देगा। इसके साथ ही एक कर्मचारी की नियुक्ति भी वहां करेगा। इस दौरान कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग भी होगी। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि अगले महीने से रसूलाबाद का कूड़ा शिवरी में निस्तारित किया जाएगा। इस समझौते के जरिए लखनऊ नगर निगम रसूलाबाद को स्वच्छता और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग देगा। केंद्र सरकार की स्वच्छ शहर जोड़ी पहल के तहत यह कदम छोटे शहरों को सशक्त बनाने और स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने की दिशा में अहम है। आगरा की रामलीला में फूंका जाएगा 110 फुट का रावण। आगरा में बिजली घर मैदान पर रामलीला का मंचन चल रहा है। 2 अक्टूबर को विजयादशमी है। इसे लेकर आगरा में तैयारी जोरों पर है। मथुरा का मुस्लिम परिवार पिछले 50 दिनों से 6 लोग के साथ कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण का पुतला तैयार करने में लगे हुए हैं। इस बार सबसे बड़ा रावण का पुतला 110 फुट ऊंचा होगा। मंगलवार को आज भगवान राम कुंभकर्ण का वध करेंगे। लखनऊ में नवरात्रि पर देवी भजन कीर्तन का आयोजन। लखनऊ के गोमती नगर स्थित विवेक खंड में नवरात्रि के अवसर पर देवी भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। मानवाधिकार जनसेवा परिषद के अध्यक्ष रूप कुमार शर्मा के निवास पर रेखा शर्मा ने इस कार्यक्रम की मेजबानी की। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने माता रानी की स्तुति कर भक्तिमय माहौल बनाया। फर्रुखाबाद में 2,63,00,000 के 6,966 उपकरण बांटे। फर्रुखाबाद के सातनपुर मंडी परिसर में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को, कानपुर और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा एक निशुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय वयोश्री योजना और एडिप योजना के तहत वरिष्ठ जनों एवं दिव्यांगों के लिए था। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा मुख्य अतिथि रहे, जबकि सांसद मुकेश राजपूत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। ग्रीन पार्क काउंटर से बदल सकेंगे अपना टिकट। कानपुर में बारिश ने क्रिकेट प्रेमियों का सपना तोड़ दिया। 8 साल बाद होने जा रहे वनडे मुकाबले का लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, लेकिन टूर्नामेंट डायरेक्टर ने दर्शकों को दिलासा दी है। भारी बारिश के चलते ग्रीन पार्क स्टेडियम में मंगलवार को होने वाला पहला वनडे मैच इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए टीमों के बीच रद्द करना पड़ा है। हजारों की संख्या में पहुंचे दर्शकों ने पूरे दिन उम्मीद लगाकर इंतजार किया। कई लोग दूर दराज से टिकट लेकर आए थे और बारिश में भीगते हुए पवेलियन में जमे रहे, लेकिन जैसे ही आधिकारिक तौर पर मैच रद्द करने की घोषणा हुई, सभी निराश होकर लौटने लगे। शाहजहांपुर में 20 करोड़ का मादक पदार्थ पुलिस ने कराया नष्ट। शाहजहांपुर पुलिस ने कोर्ट की अनुमति के बाद 20 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ की एक बड़ी खेप को नष्ट कर दिया है। यह कार्रवाई जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। यह मादक पदार्थ कटरा थाने में दर्ज 72 मुकदमों के तहत बरामद किया गया था। कुल 142 किलोग्राम मादक पदार्थ को पुलिस मालखानों में सुरक्षित रखा गया था। इसकी दुर्गंध के कारण थानों और आसपास के इलाकों में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद पुलिस ने इसे नष्ट करने के लिए न्यायालय से अनुमति मांगी। आगरा में 5 महीने में 331 स्कूल बसों पर कार्रवाई। आगरा में खटारा स्कूली बसों का संचालन हो रहा है। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 5 महीने में ट्रैफिक पुलिस 331 स्कूल बसों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। फिटनेस न होने की स्थिति में नोटिस देने व चालान के बावजूद सड़कों पर स्कूल बसें दौड़ रही हैं। इस पर मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने स्कूल की मान्यता रद्द करने का नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। यूपी के किसानों को लेकर बड़ी राहत। कल से शुरू हो जाएगा ये काम। यूपी के किसानों को लेकर बड़ी राहत। खरीफ विपणन वर्ष 2025 से 26 के अंतर्गत 1 अक्टूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और लखनऊ संभाग के हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर जनपद में धान खरीद प्रारंभ होगी। 1 नवंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश और लखनऊ संभाग के लखनऊ, रायबरेली व उन्नाव में खरीद होगी। मंगलवार सुबह 11 बजे तक 23,500 से अधिक किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 22 फरवरी 2026 तक धान खरीद होगी। 2 और 3 अक्टूबर को शराब की दुकानें रहेंगी बंद। मऊ के जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण मिश्र ने दुर्गा पूजा, दशहरा, रामलीला और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 2 और 3 अक्टूबर 2025 को प्रभावी रहेगा। उत्तर प्रदेश आबकारी मैनुअल के नियम 13B के प्रावधानों के तहत 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर जिले की सभी थोक और फुटकर शराब दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इसमें देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, कंपोजिट शॉप, भांग, ताड़ी दुकानें, मॉडल शॉप और बार अनुज्ञापन FL 7 शामिल हैं। इस दिन बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
आगरा में रामजीलाल सुमन से धक्का मुक्की। आगरा से सपा के प्रतिनिधिमंडल के गिजौली गांव जाने से पहले पुलिस ने सख्ती कर दी। मंगलवार सुबह सपा सांसद रामजीलाल सुमन को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। इसके साथ ही करीब 100 से अधिक पुलिसकर्मियों ने बैरिकेडिंग लगाकर समर्थकों को रोक दिया। जैसे ही रामजीलाल सुमन घर से बाहर निकले, उनकी पुलिस से तीखी झड़प हुई, धक्का मुक्की हुई। सपा सांसद ने कहा, 5 मिनट में पुलिस कमिश्नर से बात कराओ कि अब तक गिजौली मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। मैं यहीं कुर्सी लगाकर बैठा हूं। एटा सांसद देवेश शाके ने कहा, गिजौली में दलितों के साथ अन्याय हुआ है। गिजौली ही नहीं, पूरे प्रदेश में जिस तरह से दलितों पर उत्पीड़न किया जा रहा है, हम हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो पीड़ित और शोषित है। गाजीपुर में पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप सेंटर बना। गाजीपुर में परिवहन की मियाद पूरी कर चुके वाहनों के लिए एक नई व्यवस्था लागू की गई है। सैदपुर क्षेत्र में पूर्वांचल व्हीकल्स स्क्रैप सेंटर बनाया गया है, जहां वाहन मालिक अपने पुराने वाहन बेच सकेंगे। यह केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत स्थापित किया गया है। इस स्क्रैप सेंटर में वाहन बेचने वाले मालिकों को नए वाहनों की खरीद पर अच्छी छूट मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य पुरानी गाड़ियों के दुरुपयोग को रोकना और वाहन मालिकों को अपनी मियाद पूरी कर चुकी गाड़ियों को कबाड़ में औने पौने दाम पर बेचने की आवश्यकता से मुक्ति दिलाना है। बांदा डिपो को 28 नई मिनी बसें मिली। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने बांदा डिपो को 28 नई मिनी बसें और 4 ऐसी बसें प्रदान की हैं। जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने आज इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों के संचालन से ग्रामीण यात्रियों को बेहतर और सुलभ परिवहन सुविधा मिलेगी। ये 22 मिनी बसें विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोकल रूटों पर चलाई जाएंगी। इनका उद्देश्य गांवों तक पहुंचने में होने वाली दिक्कतों को कम करना और सुगम यातायात सुविधा प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त 4 ऐसी बसें बांदा से कानपुर और बांदा से प्रयागराज के लिए संचालित होंगी। सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में डिजिटल साक्षरता जरूरी। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के विज्ञान विद्या शाखा के तत्वावधान में प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव पखवाड़े के तहत एक संगोष्ठी आयोजित हुई। विषय था डिजिटल इंडिया, सतत विकास की संभावनाएं। कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने कहा, सतत विकास के लिए डिजिटल इंडिया की महत्ता आज प्रदर्शित हो रही है। डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और कौशल विकास के अवसर मिल रहे हैं, जो सतत विकास के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से देश के दूर दराज के क्षेत्रों में भी डिजिटल साक्षरता बढ़ रही है, जिससे लोगों को सरकारी सेवाओं और अवसरों का लाभ उठाने में मदद मिल रही है। हापुड़ में महिलाओं के लिए लगेगा ड्राइविंग लाइसेंस शिविर। हापुड़ में महिलाओं और बालिकाओं के लिए एक विशेष ड्राइविंग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर 3 अक्टूबर को आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य उनकी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित करना है। ARTO छवि चौहान ने बताया कि यह शिविर 3 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे आर्य कन्या महाविद्यालय हापुड़ में लगेगा। इसका आयोजन ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और जन सुविधा केंद्र CSSC के सहयोग से किया जा रहा है। शिविर का मुख्य उद्देश्य वयस्क महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करना है। चयन प्रक्रिया में दूरस्थ क्षेत्रों की महिलाओं और बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। झांसी में प्रदीप जैन बोले NHAI के खिलाफ दर्ज कराऊंगा। मुकदमा झांसी के नेशनल हाईवे 44 पर लग रहे भीषण जाम को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेसी नेता प्रदीप जैन आदित्य ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को लापरवाह बताते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ब्रिज निर्माण करा रही संस्था के भ्रष्टाचार के चलते लोगों का जीवन दांव पर लग रहा है। चेकिंग अभियान से वसूला 70 लाख जुर्माना। रायबरेली जिले में 1 सितंबर से चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत अब तक 60 से 70 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। इस दौरान लगभग 2000 वाहनों पर कार्रवाई की गई है, जिनमें ट्रक, बस और अन्य कॉमर्शियल गाड़ियां शामिल हैं। उप संभागीय परिवहन अधिकारी अंबुज ने बताया कि यह अभियान उप संभागीय परिवहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि 1 सितंबर से 29 सितंबर तक की अवधि में यह राजस्व प्राप्त हुआ है। कंगना रनौत केस में अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को। आगरा कोर्ट में कंगना रनौत मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। जज ने 8 अक्टूबर की तारीख दी है। 8 अक्टूबर को फिर से बहस सुनी जाएगी, उसके बाद फैसला दिया जाएगा। संभावना व्यक्त की जा रही है कि 8 अक्टूबर को होने वाली बहस में कंगना रनौत की अधिवक्ता भी मौजूद रहेंगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ किसानों के अपमान और राष्ट्रद्रोह का वाद दायर है। उन पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज कराने की मांग की गई है। इस मामले में आगरा में स्पेशल जज MP MLA लोकेश कुमार की कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है।
चंदौली में महिलाओं को दिए जाने वाले पुष्टाहार में कटौती। चंदौली के सोनहुल स्थित बाल विकास विभाग के गोदाम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिए जाने वाले पुष्टाहार में कटौती का मामला सीडीओ आर जगत साई के संज्ञान में आ चुका है। सीडीओ ने डीपीओ को प्रकरण की जांच करने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि गरीब परिवारों के महिलाओं और बच्चों को मिलने वाले पुष्टाहार में कटौती करने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएगा। इस मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन और मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन लटकाने में एसबीआई पर 1 लाख हर्जाना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन 5 साल तक लटकाए रखने पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 1 लाख रुपए हर्जाना लगाया है। हालांकि कोर्ट ने नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका विलंब के आधार पर खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने बांदा के प्रिंसू सिंह की याचिका पर दिया है। याची के पिता बैंक कर्मचारी थे। 2019 में सेवा काल में उनकी मृत्यु हो गई। याची की मां ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए बैंक को प्रत्यावेदन दिया। लखनऊ, गाजियाबाद समेत बड़े शहरों में खुलेंगे होटल और अस्पताल। यूपी सरकार प्रदेश के बड़े शहरों खासकर लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी, अयोध्या, बरेली, मुरादाबाद जैसे शहरों में अस्पताल व होटल के लिए 200 बड़े भूखंड तैयार कर आवंटित करेगा। इनमें से 100 होटल और 100 अस्पताल के लिए होंगे। उच्च स्तर पर सहमति बन चुकी है और विकास प्राधिकरणों के साथ आवास विकास परिषद को ऐसे भूखंडों को आरक्षित करते हुए विकसित करने का निर्देश दे दिया गया है। यूपी के 8 लाख कर्मचारियों को मिल सकता है बोनस। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद अब प्रदेश सरकार भी तकरीबन 8 लाख कर्मचारियों को दीपावली का बोनस देने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक दीपावली से पहले कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान हो जाएगा। बोनस की अधिकतम राशि 7,000 रुपए तक हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक बोनस का लाभ अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के साथ ही दैनिक वेतन भोगी और वर्क चार्ज कर्मचारियों को भी मिलेगा। इसके लिए वित्त विभाग पत्रावली तैयार कर रहा है। पत्रावली तैयार होने के बाद वित्त विभाग सरकार से सहमति लेगा और उसके बाद कार्यकारी आदेश जारी होंगे। यूपी में आबकारी क्षेत्र में 6,747 करोड़ का निवेश। यूपी के आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उद्योगों के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने तथा ईज ऑन ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के फलस्वरूप प्रदेश में आबकारी क्षेत्र में अब तक 6,747.88 करोड़ का निवेश दर्ज किया गया है। इन 43 परियोजनाओं में से लगभग आधी परियोजनाएं संचालित हो चुकी हैं। उन्होंने अन्य परियोजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के निर्देश अधिकारियों को दिए। दिवाली से पहले यूपी के लाखों श्रमिकों को योगी सरकार का गिफ्ट। दिवाली से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के लाखों श्रमिकों को तोहफा दिया है। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत आने वाले 74 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत लाखों कर्मकारों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की नई दरें घोषित कर दी हैं। यह बड़ी दरें 1 अक्टूबर 2025 से 6 महीने की अवधि के लिए प्रभावी होंगी। सोमवार को श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश ने यह आदेश जारी कर श्रमिकों को बड़ी राहत देने की कोशिश की।